Now we are going to discuss about electrolytic refining, right? So we have discussed so far distillation, liquefaction, and now we are going to discuss electrolytic refining. That is our next heading. So in electrolytic refining, first we are going to take a tank, right? So first we are going to take a tank in which we are going to take two rods. One is cathode, one other is anode, right? So cathode is your pure strip. It is made up of pure metal. In case of copper, it is copper, pure copper. And anode somehow thicker. It is, right? Anode will thicker. Why? Because it is impure one. From anode we are going to extract our copper. So whatever ore we are going to take and we will make it as anode. From anode it will be impurities as well as our metal. When we provide electricity, now we are going to connect this with this with external circuit, these two rods with external circuits. Okay, let me do these things with the help of this. Okay, so we have taken two rods, दो रॉड लिए हमने, एक कैथोड है, दूसरी एनोड है. जो कैथोड होगी वो प्योर मेटल की होगी, जो एनोड होगी वो क्या वो आपकी उसमें इम्प्योरिटी होगी और प्लस मेटल होगा. सो एनोड क्या होगा, when we going to provide electricity, these two rods are connected with external circuit, right? When we provide current, then anode will dissolve and copper will move from anode to cathode and it will deposited here, and the solution which we are going to take, it is copper sulfate. सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो आप पहले ही पढ़ चुके हो वो यहाँ पर परफॉर्म होगा. So at anode ओके. तो एनोड पे क्या होगा, जो मेटल होगा वो क्या होगा, आपका डिजॉल्व होगा, राइट? तो अगर आपका कॉपर मेटल वहाँ पे एनोड में है, एनोड आपका क्या है, आपकी ओर है, ठीक है, आपने उसे एज ए एनोड बनाया है आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद अब हम स्क्रूड मेटल जो हमारा मिला है उसको हमने एज ए एनोड बनाया, बट स्टिल इट कंटेन्स इम्प्योरिटी. तो इसका जो एनोड होगा वो आपका क्या होगा, थिकर होगा, और कैथोड आपका प्योर कॉपर होगा, वो थिनर होगा. तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो कॉपर होगा यहाँ से डिजॉल्व होकर सोल्यूशन में जाएगा. सोल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का होगा, राइट? तो जो Cu2+ आयन सोल्यूशन में आएगा ये कहाँ ट्रैवल करेगा, कैथोड पे. क्योंकि कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है. तो नेगेटिवली चार्ज रॉड होने की वजह से जो मेटल आयन होगा वो इस पर आएगा, राइट? और एनोड पे क्या होगा कि जो मेटल होगा वो सोल्यूशन में ट्रांसफ़र होगा, राइट? So in this way electrolytic refining of copper will take place in industries. Same here, जो हमारा कैथोड है उस पर क्या है, कॉपर का डिपोजिशन होगा, और एनोड क्या होगा, इम्प्योर कॉपर की रॉड होगी जो आफ्टर प्रोसेसिंग बनेगी, तो उससे कॉपर सोल्यूशन में जाएगा. और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो एज ए एनोड मड, राइट, वो एज ए एनोड मड कॉपर टैंक में सेटल डाउन हो जाएगी. ये आपकी अगर बेसिक इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, एज ए एनोड मड सेटल डाउन हो जाएगी. तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. नेक्स्ट है आपका जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग में व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर प्रोसेसिंग वी मेड अ बार, राइट? सो जोन रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी है उसको हम क्या करते हैं, एक बार के फॉर्म में बना लेते हैं. लाइक ये हमारी क्या है, एक बार है, ठीक है, जैसे चॉकलेट होती है ना, कैंडी बार टाइप की, उस तरीके से हमारी एक बार है. अब इस बार को हम क्या करते हैं, एक अब देखो इस बार को हमने क्या रखा है, इस बार को हमने रखा है नोबल गैस एटमॉस्फेयर के इन्वायरमेंट में. इस मीन्स एन इनर्ट गैस इन्वायरमेंट में हमने इस बार को रखा है यहाँ पर. तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, राइट? हाँ, तो ये हमारी क्या है, एक मेटल की बार है जिसको हमें क्या करना है, रिफाइन करना है. इसको रिफाइन किससे करना है, क्योंकि इसमें अभी भी क्या है, कुछ मेटल्स इसमें क्या है, अभी भी है, यानी कि इम्प्योर है ये रॉड, और हमें क्या है, इसको सारा में प्योर मेटल इससे एक्सट्रैक्ट करना है और इम्प्योर मेटल को हटाना है. तो हम करते क्या है कि इसको एक चैम्बर में लेते हैं. चैम्बर हमारा क्या होगा, नोबल गैस एटमॉस्फेयर का चैम्बर होगा, यानी कि इसमें नोबल गैसेस तो हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. साथ में हमारी मेटल की रॉड है. अब यहाँ पर हमने क्या है, ये जो रोलर्स हैं एक्चुअली में ये इंडक्शन कॉइल की तरह बिहेव करेंगे. इट मीन्स व्हाट, ये हीट तो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये हीटर का काम तो करेंगे, साथ में ये रोलिंग का काम भी करेंगे, यानी कि ये हीटर भी है प्लस रोलर भी है. अब हमने क्या लिया है, हमने अपनी बार ली है. इस बार में क्या है, मेटल है, अवर
जिसको हमें क्या करना है, रिफ़ाइन करना है। रिफ़ाइन किससे करना है, इसमें जो इम्प्योरिटी है, यानी कि जो इसमें इम्प्योरिटी है उसे अलग करना है। अब होगा क्या, जो मेटल होता है वो क्रिस्टलाइज आउट कर जाएगा, यानी कि मेटल यहाँ पर इम्प्योरिटी के साथ उतने अच्छे से डिज़ोल्व नहीं है। जो हमारी इम्प्योरिटी है, तो वो यहाँ पर जो प्रिंसिपल काम करेगा वो क्या है कि यहाँ पर हमारी जो इम्प्योरिटी होगी वो मोल्टेन फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस वंस मोर अगेन। जो इम्प्योरिटी है यहाँ पर, यानी कि जो इम्प्योरिटी है वो मोल्टेन फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल है। व्हाट डज इट मीन, अगर इम्प्योरिटी मोल्टेन फॉर्म में, यानी कि हमने इस बार को अगर हम मेल्ट कराएंगे तो इम्प्योरिटी उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल है तो नो डाउट मेटल क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। यानी कि अगर हम जैसे ही उसका टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो मेटल क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, यानी क्रिस्टलाइज होकर अलग हो जाएगा, और इम्प्योरिटी क्या होगी, अलग हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमारी ये बार है और हमने इसको इस पॉइंट पे गर्म करना शुरू किया, जब हम इसको गर्म करेंगे और इसको मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, जैसे ही ये मेल्ट करेगा, ठीक है, मेल्ट करने के बाद फिर से आप इसे ठंडा करोगे और ये क्या होगा, फिर से सॉलिडिफाई होगा। तो सॉलिडिफाई, अब जब सॉलिडिफाई होगा तो होगा क्या कि जो मेटल है वो क्या था, मोल्टेन फॉर्म में कम सॉल्युबल था और इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल थी। अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल थी तो नो डाउट क्या होगा कि मेटल क्या होगा, जब इसको रीसॉलिडिफाई करेंगे तो मेटल क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो अलग होगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या होगी, मोल्टेन फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल है और ये क्या होगा, अलग। तो हमारी इम्प्योरिटी होती है ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो अब हम करेंगे क्या कि अपनी बार को, ठीक है, उसको नोबल गैस एटमॉस्फेयर में रखेंगे और हमारे हीटर्स पे, यानी कि जो रोलर्स का काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस बार को पहले इस पॉइंट पे हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। तो जब ये दोनों साइड से हीट होगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद क्या होगी, जो इम्प्योरिटी होगी वो मोल्टेन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये रोलर आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो ये वाले पार्ट में क्या होगा कि जो मेटल होगा उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएगा, राइट। मेटल का क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, अलग हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो बाद में अपना सॉलिडिफाई होगी, यानी कि मेटल समहाउ क्रिस्टलाइज होके बाहर आ गया, और जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, अभी मोल्टेन फॉर्म में है। क्योंकि अब ये होगा, इसी हीटर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो जब धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक मोल्टेन फॉर्म क्या होगा, वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, राइट। और क्योंकि हम क्या करें, इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, कूल होता जाएगा। अब क्योंकि मोल्टेन फॉर्म में मेटल तो ज़्यादा स्टेबल है नहीं, तो पीछे की साइड में क्या होगा कि मेटल क्रिस्टलाइज होना शुरू होता रहेगा और प्योर मेटल अलग हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटी होगी वो क्योंकि मेल्ट में ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि जैसे ही अगला हिस्सा मेल्टेड होगा तो इम्प्योरिटी क्या होगी, वहाँ पे जंप कर जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अब अगर हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने पे क्या होगा कि सारी की सारी इम्प्योरिटी एक साइड हो जाएगी और मेटल हमारा क्या होगा, एक साइड में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को कट कर देंगे और प्योर मेटल हमें ऑब्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, इन मेथड्स, इन एलिमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो याद रखना, जो आपका जोन रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग इज बेसिकली यूज फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम and gallium, right. Now we are going to move our next topic, that is vapor phase refining. तो वेपर फेज रिफाइनिंग अगेन वेरी इजी एंड सिंपल वे। इसमें क्या करना है कि हम अपने मेटल को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एक वोलेटाइल कंपोनेंट में, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें अपने मेटल को एक वोलेटाइल कंपाउंड में बदल लेना है। तो हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग का पहले क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारा मेटल होगा हम उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है, सॉरी, एक रीएजेंट के साथ क्या कर लेंगे, एक वोलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड कंपाउंड क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, अब हमारा जो कंपाउंड है वो मेटल का कंपाउंड है वो क्या है, वोलेटाइल हो चुका है। अब इस वोलेटाइल कंपाउंड को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके अपने मेटल को रिकवर कर लेंगे, राइट। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में हम अपने मेटल को एक रिएजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे। ट्रीटिंग विद रिएजेंट मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। अब जब वो वोलेटाइल कंपाउंड बन गया है तो वोलेटाइल क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में हो जाएगा, इजीली आ जाएगा। अब वेपर फॉर्म में इजीली आ गया तो आप उसे कलेक्ट कर लो, स्टोर कर लो। उसके बाद अब हम उस वोलेटाइल कंपाउंड को जिसको हमने कलेक्ट कर लिया है
एक सेपरेट चैम्बर में, उसको क्या करेंगे, उसको अब डिकम्पोज कराएंगे, राइट। उसको क्या करेंगे, आप डिकम्पोज कराएंगे, और जब उसको डिकम्पोज कराएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें हमारा मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम मेटल की जो हमारा मेटल था, क्रूड मेटल था, उसमें क्या थी, इम्प्योरिटी थी। तो हमने क्या किया कि उसको रीजेंट से ट्रीट करा, रीजेंट से ट्रीट कराने पे मेटल प्लस रीजेंट की बाइंडिंग हुई, और हमें क्या मिला, एक हमारा वोलेटाइल कंपाउंड मिला। जैसे ही वोलेटाइल कंपाउंड मिलेगा तो इसका क्या मतलब है, वो गैसेस फॉर्म में जल्दी आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा, और उसे हम इस अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिकम्पोज दैट वोलेटाइल कंपाउंड, राइट। सो हम उसे प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज करेंगे, और जैसे ही हम डिकम्पोज करेंगे तो फिर से मेटल और रिएजेंट क्या हो गए, हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है, इसमें पहला जो प्रोसेस है वो है मॉन्ट प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वैन आर्केल मेथड और रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, राइट। तो पहला प्रोसेस आपको किसके लिए पढ़ना है, निकल के लिए पढ़ना है, और सेकंड प्रोसेस आपको किसके के लिए पढ़ना है, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए पढ़ना है। तो निकल के लिए जो प्रोसेस हमें पढ़ना है वो है हमारा मॉन्ट प्रोसेस है। मॉन्ट प्रोसेस बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें जो निकल होगा, जो निकल क्रूड मेटल होगा जिसमें इम्प्योरिटी भी होगी या अदर मेटल्स की, तो हम क्या करेंगे, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे, और टेम्परेचर लेंगे 330 to 350 केल्विन। होगा क्या कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका नाम होगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये इस निकल टेट्रा कार्बोनिल को जब हम फर्दर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी एक हमारा क्या था, निकल था, हमारा क्रूड मेटल था। क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है कि उसमें अभी भी स्टिल अदर मेटल्स की इम्प्योरिटी हो सकती है, या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी उसमें मिली हो सकती है। अदर इम्प्योरिटीज़ में जैसे आपका स्लैग या कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट फ्लक्स का मिला हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। अभी क्या है कि हमने इसे मेल्ट करा के एक मेटल तो बना लिया, बट अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक रीजेंट से ट्रीट कर रहा है। रीजेंट क्या करेगा, इसको वेपर फेज में लाएगा। वेपर फेज में आते ही क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी होगी वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, और हमारा जो मेटल रीजेंट के साथ बाइंड करेगा वो क्या हो जाएगा, वेपर वोलेटाइल कंपाउंड हो जाएगा। मतलब क्या है कि ईजिली गैस के फॉर्म में वो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा मेटल गैस के फॉर्म में आ गया है, यानी कि NiCO4, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हमें फर्दर और हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 100 डिग्री हाई, मतलब प्लस 100 डिग्री हाई टेम्परेचर पे ये जाके फिर से टूटेगा किसमें, निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। तो हमें और ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना होगा, और हमें हमारा अब की बार जो मेटल मिलेगा वो निकल मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कि अब ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है NiCO4 का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ निकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये कि भी क्या हो गया, वोलेटाइल फॉर्म में आ गया, यानी कि ईजिली गैस के फॉर्म में आ गया। उसके बाद हमने इसे और हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो ये टूट गया किसमें, निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरे सेपरेशन के मेथड है जिससे हम निकल को और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट आउट कर लेंगे। और हम जानते हैं कि निकल तो मेटल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी क्या है, गैस है, ठीक है। तो फिर से हम इसकी कूलिंग टाइम करेंगे तो हमें निकल मेटल मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी उसको अलग कर देंगे। सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, वैन आर्केल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। तो आपका जो जर्कोनियम है और जो टाइटेनियम है, ये आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। ये जो मेटल्स हैं बेसिकली किस में यूज़ होते हैं, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्रूड जर्कोनियम होगा उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ। जब इसको आयोडीन के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, ZrI4, राइट। अब इसी जर्कोनियम को जब हम हीट करेंगे लगभग 2000 डिग्री 1800 केल्विन के आसपास, राइट। जब हम इसको हीट करेंगे कितना, 1800 केल्विन के आसपास, तो फिर से क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जर्कोनियम अलग और आयोडीन के वेपर अलग हो जाएंगे, राइट। तो ये तो आपका था वैन आर्केल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम। तो इसको हम डिफाइनिंग के डिकम्पोजिशन के लिए, जर्कोनियम के डिकम्पोजिशन के लिए हम टंगस्टन फिलामेंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था। एक आपका मॉन्ट प्रोसेस हो गया, दूसरा हो गया आपका वैन आर्केल मेथड फॉर जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। और जब इसकी हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो डिकम्पोजिशन किस पे कराते हैं, हम टंगस्टन के फिलामेंट पे डिकम्पोजिशन कराते हैं जर्कोनियम का, यानी कि जो सेकेंड स्टेप हम करवाएंगे वो टंगस्टन के फिलामेंट पे करवाएंगे, राइट। और टेम्परेचर कितना होगा, 1800 केल्विन की। अब लास्ट हमारा बचता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो क्रोमेटोग्राफी हमने पहले भी